73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक। कल अपन ने पंचायती राज का इतिहास देख लिया था कि पंचायती राज का इतिहास क्या है। पंचायती राज के इतिहास में अपन ने देखा था कि इतिहास की शुरुआत कब से हुई, पंचायती राज के लॉर्ड मेयो के समय क्या हुआ था, रिबन के समय क्या हुआ था, उसके बाद आज़ादी के समय अपना विभाग बना था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हो गई थी। उसके बाद उसका अध्यक्ष बना दिया है। तो कौन था उसका अध्यक्ष? एस.के. डे, ठीक है ना। फिर उसके बाद विभाग वितरण हो गए थे। अब पूरा इतिहास अपने कंप्लीट देख लिया था। संशोधन तक कि लोकसभा में पेश हुआ था, फिर राज्यसभा में पेश हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और ये कानून बन गया था, ठीक है ना। तो अपन आज ये देखने वाले हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो कौन कौन सी बातें उसमें लिखी गई थी, क्या क्या इसके लिए प्रमुख था, ठीक है ना। तो एक ही संशोधन है अपने पास, 73वां संविधान संशोधन देखेंगे पहले अपन, फिर 74वां संशोधन देखेंगे, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन की प्रमुख बातें यह थी कि जब 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया तो इसको संविधान के, ठीक है, संविधान के लिखना कुछ भी नहीं है, अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, जब लिखने बोलेंगे तब, ठीक है ना। तो संविधान के आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 243, ठीक है ना, तो इसमें जोड़ा गया था संविधान का अनुच्छेद नंबर 243 क से लेकर के 243 न तक, ठीक है ना। यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो है, तो 73वां संविधान संशोधन में जो है अपना जोड़ा गया था पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज को जो अनुच्छेद मिले थे वो मिले थे संविधान के अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 243 के न तक, ठीक है ना। और 74वां संविधान संशोधन जो था, तो 74 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था नगरपालिका, और नगरपालिका को जो अनुच्छेद मिले थे वो मिले थे 243 त से लेके, कौन से? 243 त से लेकर के 243 छतरी वाला 6 तक, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले हैं सब समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो इसको 243 ए बोल सकते हैं अपन, और 243 ए से बी डी एफ जी ऐसा करके इसको लिख देंगे अपन, ठीक है ना। टोटल इसमें अनुच्छेद जो थे वो टोटल अनुच्छेद थे अपने पास 15, ठीक है। और 15 पे क्या आता है, तो ये अपन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोल सकते हैं भैया ए से लेकर के कहाँ तक हो गया, ये ओ तक हो गया है। और हिंदी मीडियम वाले को तो पता ही, हिंदी मीडियम ज़्यादा अच्छा है, क से लेके न तक हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा था। तो ये हो गया अपना पंचायती राज के लिए, और ये हो गया नगरपालिका के लिए। नगरपालिका 243 से लेकर 243 6 तक, ठीक है ना। तो कुल मिला के अपने को ये समझ में आया है कि भाई 73वां संविधान संशोधन है और इससे पंचायती राज व्यवस्था को पूरा खत्म करना है अगर अपने को, तो क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 न तक अगर अपन ने पूरा पढ़ लिया इतना, तो ये मान के चलेंगे अपन कि अपन ने 73वां संविधान संशोधन पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद अपन 74वां संविधान संशोधन देखेंगे। 74वां संविधान संशोधन में अपन क्या करेंगे? 243 से लेके 243 6 तक देख लेंगे पूरा, जिसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन मिलेगा। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचायती राज अनुच्छेद नंबर 243 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अनुच्छेद आता है अपना अनुच्छेद नंबर 243। एक एक अनुच्छेद लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं, फिर उसके बाद लिखा पढ़ी अपनी बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर पहले शुरुआत करते हैं, अनुच्छेद नंबर 243, इसमें लिखी गई है परिभाषा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243 में लिखी गई है पंचायती राज की परिभाषा। पंचायती राज की परिभाषा क्या होती है? पंचायती राज की परिभाषा का ये मतलब ये है कि पंचायती राज कैसे बनेगा, पंचायती राज की विशेषताएं क्या होंगी, पंचायती राज में कौन कौन से चरण अपनाए जाएंगे। अपन ने कल पढ़ा था ना, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया जाएगा। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पे, पहला कौन सा था? ग्राम स्तर, दूसरा कौन सा था? जनपद, और तीसरा जिला, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि अनुच्छेद नंबर 243 में परिभाषा लिखी गई है। परिभाषा का मतलब इसमें संपूर्ण वर्णन है, ठीक है ना, कि कैसा होगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो अपन इसको बांट देते हैं पहले। अगर मान लो कि पंचायत को 3 स्तर पे अपन ने बांट दिया, ठीक है। पहला है ग्राम स्तर, ठीक है। दूसरा है अपना
ब्लॉक स्तर, या इसको अपन खंड स्तर भी बोलते हैं, ब्लॉक स्तर या खंड स्तर, ठीक है ना। और तीसरा है अपने पास जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय भारत में, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पे, एक हो गया अपना ग्राम स्तर, दूसरा हो गया ब्लॉक स्तर, तीसरा हो गया जिला स्तर। ग्राम स्तर पे जो रहता है उसको अपन बोलते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पे जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। ब्लॉक स्तर पे जो रहता है उसको बोलते हैं अपन जनपद पंचायत, जनपद पंचायत हो गई है। और जिला स्तर पे जो रहता है इसको अपन बोलते हैं जिला पंचायत। तो ये 3 भागों में अपन इसको बांट दिया, ठीक है ना। एक हो गया ग्राम पंचायत, एक हो गया जनपद पंचायत और एक हो गया जिला पंचायत, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें मुखिया कौन कौन रहता है, इसका मुखिया कौन है इसमें प्रमुख। तो अपने को पता है कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरपंच। क्या बोलते हैं अपन इसको, सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया जो रहता है उसको अपन सरपंच बोलते हैं, या कहीं कहीं प्रधान सुनने को मिलता है, एक शब्द सुनने को मिलता है प्रधान, तो अपन इसको सरपंच भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, ठीक है ना। जो जनपद पंचायत रहता है तो जनपद पंचायत के मुखिया को अपन बोलते हैं ब्लॉक ऑफिसर, सुना होगा अपने टिमरनी में है, ब्लॉक ऑफिसर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ठीक है ना, इसको अपन ब्लॉक अध्यक्ष बोल सकते हैं। और जिला पंचायत में जो मुखिया रहता है उसको बोलते हैं जिलाध्यक्ष, पंचायत का जिलाध्यक्ष। ये 3 भाग में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 भाग में पंचायत को बांट दिया, तीनों में पंचायत बना दी और तीनों के मुखिया हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इसके चुनाव की, कि चुनाव कैसे होते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि सरपंच के चुनाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। सीधे गांव का व्यक्ति जो है वो वोट डालता है और सरपंच को चुन लिया जाता है, ठीक है ना। जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है तो ब्लॉक अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है ना, कि ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। अब 2 शब्दावली सुनने को मिली अपने को, एक शब्दावली है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जनता सीधे वोट डाले, जनता सीधे अगर वोट डाल रही है, सीधे चुनाव में भाग ले रही है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और अगर जनता सीधे वोट नहीं डालती है, यानी ब्लॉक अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव में भाग नहीं लेती है, तो उसका हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जनता वोट नहीं डाल रही है, तो कौन वोट डाल रहा है? अगर जनता वोट नहीं डाल रही है तो कौन डाल रहा है, ठीक है ना। तो होता यह है कि यहाँ पे इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसमें 2 भाग में बांट दिए, जिसमें पहले भाग में रहते हैं सदस्य और दूसरे भाग में रहता है अध्यक्ष। 2 भाग हो गए, एक हो गया सदस्य और एक हो गया अध्यक्ष। तो जनता क्या करती है कि सदस्य का चुनाव करती है। ब्लॉक ऑफिस में क्या करती है कि जनता सदस्य का चुनाव करती है, और जो भी 8-10 सदस्य चुने जाते हैं तो उन सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अपने लिए तो ये इनडायरेक्ट हो गया, और अपने लिए जब सदस्यों का चुनाव जो डायरेक्ट हो गया। तो अब अपन को पता है कि भाई ब्लॉक ऑफिस में अपन सिर्फ सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष है और अध्यक्ष के लिए अपन क्या है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना। और यहाँ पे सरपंच में प्रत्यक्ष है, और सेम प्रणाली होती है जिलाध्यक्ष के चुनाव में भी। जब जिला पंचायत का अध्यक्ष के चुनाव होता है तो वो भी अपने लिए होता है अप्रत्यक्ष। अपन इसमें भाग नहीं लेते हैं, सदस्यों को चुनते हैं, सदस्य जो है फिर वो अध्यक्ष को चुनता है। तो अपने पास क्लियर हो गई है कि भाई इसका अध्यक्ष जो होता है, मतलब मुखिया जो होता है वो सरपंच होता है, चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसका ब्लॉक अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और जिला अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये बनते कैसे हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और खंड स्तर, जो जिला स्तर है, ये बनते कैसे हैं। तो होता यह है कि मान लो ग्राम स्तर, कोई भी गांव है, तो यदि गांव की जनसंख्या 500 से अधिक है, कितने से अधिक है, 500 से, यानी कम से कम 500 तो होना चाहिए भैया। कम से कम कितनी होना चाहिए, 500। कम से कम अगर 500 जनसंख्या है और अधिक से अधिक 7000 जनसंख्या है,
कितनी हो गई है 7000, यानी कम से कम 500 जनसंख्या, अधिक से अधिक 7000 जनसंख्या है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ठीक है, गांव तो 10 व्यक्ति का भी है, यदि किसी जगह पे 10 व्यक्ति रह रहे हैं अलग से अलग तो अपन उसको गांव बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गांव होना सब कुछ नहीं है, वहाँ पे ग्राम पंचायत गठन की बात हो रही है। और ग्राम पंचायत गठन कब होगा? जब वहाँ की जनसंख्या जो है, आबादी जो है 500 से ज़्यादा होगी तब, और कम से कम 500 हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होना चाहिए 7000, 7000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया ग्राम पंचायत का गठन हो गया है। ठीक है, दूसरा होता है जनपद पंचायत गठन। तो जनपद पंचायत के गठन में ये होता है कि जनपद पंचायत के लिए कम से कम 7000 और अधिक से अधिक 50,000। कम से कम जनसंख्या कितनी होना 7000 होना और अधिक से अधिक कितनी होना 50,000 होना। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं कोई भी गांव ले लो, गांव में जो है कम से कम जनसंख्या 500 है और अधिक से अधिक 7000 है, इसके बीच है तो वहाँ ग्राम पंचायत बना देंगे। 7000 से अधिक जनसंख्या है, 50,000 से कम जनसंख्या है तो जनपद ऑफिस बना देंगे। और यदि 50,000 से, ठीक है, 50,000 से अधिक जनसंख्या है तो उसको जिला पंचायत बना देंगे। क्या बना देंगे? जिला पंचायत वही बना देंगे। ठीक है ना। अब देखो, अपन एक क्वेश्चन बनता था, पहले दिमाग में आता था, शायद हो सकता सभी के दिमाग में आया यार, हमने कहा जिले बनते कैसे हैं। वर्तमान में देखते हैं ना अपन कि यार 50 जिले थे मध्य प्रदेश में पहले, फिर उनने कहा अभी 51 हो गए, फिर 52 हो गए, फिर 53 हो गए। ये जिले बन रहे किस आधार पे बन रहे हैं? तो जिले बनने का आधार यही है कि जहाँ पे एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा होती है, उस विशेष क्षेत्र को काट दिया जाता है और काट के एक नया जिला बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जिले बनने की प्रक्रिया है, यह तहसील बनने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं ना अपन, एक नई तहसील बनी, उनने का सरैली तहसील बन गई, रेडगांव तहसील बन गई उनने का, तो ये तहसील बनती कैसे है? ठीक है ना, तो ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है पूरा कि भाई अगर 7000 से 50,000 जनसंख्या तो तहसील बना देंगे, 50,000 से अधिक है तो जिला बना देंगे, और 507 गाँव के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, जितनी भी जनसंख्या रहेगी वो गांव एक कहला जाता है। मगर ग्राम पंचायत उसमें दर्जा कम मिलता है जब 500 से ज़्यादा सदस्य रहेंगे तो। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी जो मिलती है पंचायत के बारे में, अब इनका चुनाव की प्रक्रिया क्या होंगी वो सब अंदर अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ अपन ये देखा कि आर्टिकल नंबर 243 में पंचायत की परिभाषा है, उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि पंचायत को कितने स्तर में बांटा जाएगा, उनके अध्यक्ष कैसे रहेंगे, सदस्य कैसे रहेंगे, चुनाव कैसा होगा, इनका प्रक्रिया क्या होगी, इनका पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, पैसे का देखरेख कौन करेगा, आरक्षण कितना होगा, किसको आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा, पुरुषों का आरक्षण कितना दिया जाएगा, विभिन्न प्रकार की बातें जो लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं परिभाषा। सब कम शब्दों में उन्होंने पूरा लिख के दे दिया। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगला आर्टिकल नंबर 243 क। दूसरा है अपने पास अनुच्छेद 243 का क, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं अनुच्छेद नंबर 243 ए। ठीक है ना, तो अनुच्छेद नंबर 243 के ए में जो है वो है ग्राम सभा, ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद नंबर 243 के क में है। ठीक है, ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि अपन इसको पूरा विस्तार से देखेंगे, कम से कम 2 क्लास लगेगी ग्राम सभा में। ग्राम सभा में मतलब ये होता है कि जो गांव में बैठकें होती हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं कि भैया एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है कि मान लो गाँव में कोई छोटी मोटी आवश्यकता पड़ती है तो वो ग्राम सभा के सदस्य उसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है ना, तो ग्राम सभा का गठन जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 243 के क में। ठीक है ना, उसके बाद अनुच्छेद आता है 243 का ख, आर्टिकल नंबर 243 का ख। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 के ख में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद नंबर 243 के ख में कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का निर्माण होगा। इनकी क्या क्या शर्तें रहेंगी,
इनमें कौन सदस्य चुने जाएंगे, कितने सदस्य चुने जाएंगे। देखते हैं ना अपन की जनपद पंचायत रहता है तो उसमें एक सदस्य की संख्या सीमित रहती है, जिला पंचायत में सदस्य की संख्या सीमित रहती है। तो इनकी नियम शर्तें क्या रहेंगे वो सब अपन जब पार्टिकुलर पढ़ना शुरू करेंगे, एक दिन ग्राम पंचायत को पूरा दे देंगे, एक दिन जनपद पंचायत को पूरा दे देंगे, एक दिन जिला पंचायत को पूरा दे देंगे, ठीक है ना। तो इनके अंदर की जो डिटेल्स हैं वो अपन आगे जो कंटिन्यू क्लास रहेगी उसमें कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ अपन इतना देख रहे हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, वन लाइन कंट्रोल करेंगे ताकि फटाफट याद हो जाए अपने को। तो आर्टिकल नंबर 3 अपन आर्टिकल 3 याद हो गए अपने को। आर्टिकल नंबर 243 में क्या लिखा हुआ है, परिभाषा, पंचायतों की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 243 का क में क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा का गठन। और अनुच्छेद नंबर 243 के ख में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का निर्माण होगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 243 का ग, 243 का ग, अनुच्छेद नंबर 243 के ग में, अच्छा इसको अपन ABCD से भी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ऐसा करके, ठीक है ना। मगर हिंदी में लिखे आगे एग्जाम में भी, इसलिए हिंदी, ठीक है ना। अनुच्छेद 243 के ग में लिखा हुआ है कि पंचायतों की संरचना कैसे होगी, पंचायतों की संरचना, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अपन पंचायतों का क्षेत्र, पंचायतों का क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अपन कि पंचायत का चुनाव, ठीक है। ये बातें जो लिखी गई हैं कि पंचायतों की संरचना कैसे होगी, पंचायतों का क्षेत्र क्या होगा, पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे, ये सब जानकारी जो मिलेगी अपने को कहाँ मिलेगी, आर्टिकल नंबर 243 के ग में। पंचायत की संरचना का मतलब ये होता है कि पंचायत कैसे होगी, ठीक है ना। पंचायतों का क्षेत्र का मतलब होता है कि ये पंचायत का क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित होगा। जैसे कि अपनी विधानसभा लगती है टिमनी विधानसभा, तो इसमें क्या क्या मिला दिया अपना, सराली और टिमनी को मिला दिया तो टिमनी विधानसभा हो गया। और पंचायत के चुनाव, इसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 243 के बाद देखते हैं 243 घ, अनुच्छेद 243 घड़ी वाला, अनुच्छेद 243 घड़ी वाला, इसमें लिखा हुआ है पंचायत का आरक्षण, पंचायत का आरक्षण। पंचायत में आरक्षण किसको कितना आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें यह रहता है कि चाहे पंचायत की बात करें अपन, कौन सी भी, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत हो, कोई सी भी हो, तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष जिसको बोलते हैं अपन अनुक्रमानुचन बोलते हैं अपन इसको। अनुक्रमानुचन का मतलब ये होता है, जैसे अपन देखते हैं ना कि सुना होगा साथ यार उनने कहा इस बार OBC की सीट आई है चुनाव में, इस बार SC की सीट आई है, इस बार ST की सीट आई है, इस बार जनरल की सीट आई है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हर 5 साल में जो चुनाव होंगे, ठीक है ना, तो हर साल सीट जो है बदल बदल के आएगी। कभी SC किया जाएगी, फिर ST किया जाएगी, फिर OBC किया जाएगी, कभी महिला किया जाएगी और कभी जनरल किया जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्रमानुचन, इसी को बोलते हैं पंचायत में आरक्षण, ठीक है ना। मगर इसमें महिलाओं को 1/3 कोटा मिला है, 1/3 आरक्षण। महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो कितना मिला है, 1/3 आरक्षण मिला है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी ने विशेष प्रावधान किया है कि इसमें विशेष कोटा दिया जाए, ठीक है ना। अब इसमें आरक्षण का मतलब ऐसा नहीं है कि OBC को उनने का 7,000 वोट चाहिए जीतने के लिए और SC ST वाले को 5,000 वोट चाहिए जीतने के लिए। पेपर जैसा तो है नहीं, कैसा चलता है, मतलब वैसे ही शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आरक्षण का मतलब ये है कि उनको सीटें जो हैं बदल बदल के दी जाएगी, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 243 के बाद ख के बाद अनुच्छेद नंबर 243 ड, अनुच्छेद 243 ये डमरू वाले से हटके है ये भोले का डमरू वाला नहीं है, ठीक है। इसमें है पंचायतों
की समय अवधि, बताओ फटाक से कितनी समय अवधि है पंचायतों के लिए? 5 साल। ये बताओ मेरे को, अब कल अपन ने पढ़ी थी कि समितियाँ पढ़ी थी, ऐसे कौन सी समिति थी जिसने बोला था कि पंचायत चुनाव के लिए कोई समय अवधि निश्चित ना हो, जब मन आए तब भंग कर दो? पीके से याद रही है वो, सिर्फ पीके तुंगन समिति ऐसी थी जिनने बोला था भैया कोई समय अवधि की आवश्यकता नहीं है, जब मुंह उठा के आ गए उनने कहा बंद कर दो, और जब मुंह उठा के आ गए जब पंचायत लगा दो, ठीक है ना। तो पंचायतों की समय अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 5 साल। तो ऐसा निश्चित है कि पंचायत एक बार चुनाव हो गए तो चुनाव की समय अवधि 5 साल है। मगर मान लो कोई व्यक्ति राम चलता है, कोई व्यक्ति बहुत तेज चल रहा है, उनने कहा इतना भ्रष्ट आदमी है, उनने कहा पंचायत चुनाव के बाद, सरपंच बनने के बाद 1 साल के बाद गाड़ी से घूम रहा है, भ्रष्ट है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाता है पद से, ठीक है। अब मान लो उसको पद से हटा दिया जाता है तो 5 साल से पहले भी ये पंचायत का जो चुनाव किए जा सकते हैं, ठीक है। 5 साल अवधि रहती है, मगर किसी को बीच में हटा दो, या हो सकता है कि वो मर जाए जहर खा के, ज़्यादा दारू पीने से, ठीक है। तो 5 साल के पहले भी चुनाव हो सकते हैं, मगर जो चुनाव होंगे वो किसके लिए होंगे? वो शेष अवधि के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? शेष अवधि के लिए। शेष अवधि का मतलब ये होता है कि मान लो कि कल को उनने कहा मिलन सरपंच बन गया और भयंकर दारू पीने के चक्कर में 2 साल बाद मर गया वो, तो 2 साल का कार्यकाल हो गया उसका। अब बचा कितने का साल का कार्यकाल? 3 साल का। तो जो चुनाव हो रहे हैं वो 3 साल के लिए होंगे। तो आर्टिकल नंबर 243 का ड, जिससे पंचायतों की समय अवधि 5 वर्ष, शेष अवधि के लिए चुनाव होते हैं, यानी 2 साल बाद अगर कोई मरता है तो 3 साल के लिए फिर से चुनाव होंगे वो, ठीक है ना। तो ये रहता है आर्टिकल नंबर अगला 7वां, अनुच्छेद नंबर 243 ड के बाद आता है चमचे वाला। कौन सा वाला? चम्मच वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि पंचायत सदस्य की निहरताएं, पंचायत सदस्यों की निहरताएं, पंचायत सदस्यों की निहरताएं का मतलब क्या होता है? एक शब्द नया आया है अपने पास कि निहरताएं का मतलब क्या होता है? क्या सुना है कभी ऐसा? पंचायत सदस्य की निहरता का मतलब होता है अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता। तो योग्यता छोड़ो, अयोग्यता पढ़ेंगे अपन कि पंचायत सदस्य की क्या निहरताएं होती हैं, क्या क्या अयोग्यताएं होती हैं जिससे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो देखो कौन कौन सी निहरताएं होती हैं, अयोग्यता होती है। पहली तो ये होती है, मान लो यदि कोई सदस्य जो है 21 साल से कम है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दूसरा ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति के ऊपर कोई केस चल रहा है और वो जेल में है, ठीक है, जेल में है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यदि वो बेल से बाहर है यानी जमानत पे बाहर है तो चुनाव लड़ लेगा। दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। केस चल रहा है, जेल में है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, और जमानत पे बाहर है वो तो चुनाव लड़ लेगा, ठीक है ना। मगर सज़ा कंप्लीट हो गई है उसके बाद बाहर आ गया वो, तो 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा वो। सज़ा कंप्लीट हो गई है, बाहर आ गया वो, तो 3 साल तक चुनाव लड़ पाएगा। 3 साल का तो चुनाव लड़ लेगा, यानी कि जमानत पे रहने में फायदा है। सज़ा कंप्लीट क्यों कर रहे हैं, ना फिर कहाँ केस कर दो, ठीक है। तो पहली होती है कि भाई 21 साल की आयु पूर्ण नहीं की हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, यदि वो जेल में बंद है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा होता है कि मान लो भिखारी हो वो, यानी कि दिवालिया हो, पैसा उसका पूरा चले गया, या पागल हो, दिवालिया हो, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये अयोग्यता होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे जिस पंचायत से चुनाव लड़ना है तो उस पंचायत क्षेत्र में मेरा विधानसभा मेरा नाम होना अनिवार्य है। जैसे कि फलाने गांव से मेरे को लड़ना है तो वो गांव की सूचना मतलब मतदाता सूची में मेरा नाम होना जरूरी है। अगर मेरा नाम होगा तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, ठीक है। तो ये भी होती है। अब यही अयोग्यता होती है, और इनका उल्टा कर दोगे तो योग्यता हो जाती है। योग्यता कैसे कि भाई 21 वर्ष से ज़्यादा की आयु होना चाहिए,
दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, उन्ना का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो इसकी उल्टी कर देंगे तो वो योग्यता हो जाती है और ये अयोग्यता। तो बात हो रही है अभी अयोग्यता की, और वो लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 243 के च में, ठीक है ना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 243(6), अनुच्छेद 243(6) छतरी वाला। मैं वही देख रहा हूँ ना, डबल से तो नहीं होगा ये, हिंदी में कंफ्यूज बहुत रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 243(6) में लिखा हुआ है कि पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की क्या क्या शक्ति होना चाहिए। पंचायतों की शक्ति का मतलब ये होता है कि इसके अधिकार क्या क्या हैं, ये क्या क्या कर सकता है। तो कोई काम नहीं है इसका काम सिर्फ इतने होते हैं कि गांव का विकास करना, जहाँ पे भी वो है उसका विकास करना। गांव में ग्राम पंचायत है, गांव का विकास करना, जनपद पंचायत है तो ब्लॉक का विकास करना, जिला पंचायत है जिला का विकास करना, आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना कि इसमें अपन कैसे इसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आर्थिक योजना और ग्राम संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं उसी को लिखा गया है पंचायत की शक्तियाँ, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन करते हैं अपन, पूरे 8 के 8 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 243 में क्या है, परिभाषा, वर्णन। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 243 के क में क्या है, ग्राम सभा का गठन है। अनुच्छेद 243 के घ में प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 के ग में पंचायत की संरचना, पंचायत का क्षेत्र, पंचायत का चुनाव। अनुच्छेद 243 के घ में घड़ी वाला पंचायत का आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग रहेगा, ठीक है। और न में पंचायत की समय अवधि जो 5 साल होती है। च में पंचायत के सदस्य की निहरता है। और छतरी वाले में पंचायत की शक्तियाँ। अब ये बताओ कि हिंदी में ही चलने दें अपन इसको या इंग्लिश कर दें, सरल क्या लगेगा अपने को, इंग्लिश सरल लगेगा क्या, मगर एग्ज़ाम में हिंदी में ही आएगा वहाँ पे। हो सकता है कि वो इंग्लिश में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो हो जाए, और नहीं हुआ तो फिर चोट हो सकती है वो, ठीक है ना। इसीलिए अपन हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो। ABC हो गया, ये होगा DEF और G, जैसा उचित लगे अपन पढ़ सकते हैं। मगर मान लो कि वहाँ पे हिंदी में पूछा हो, इंग्लिश कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वैसे तो हो जाना चाहिए मगर हो सकता है, ठीक है। चलो रिवीजन करो। आर्टिकल नंबर 243 में क्या हो गया, परिभाषा, ठीक है। 243 क में क्या है, ग्राम सभा गठन। क्या क्या बात ख में क्या है, ग्राम पंचायत और उसका जनपद पंचायत, जिला पंचायत का गठन करना है। ख क्या ग में क्या है, पंचायतों की संरचना। घ घड़ी वाले में पंचायतों का आरक्षण। ड डमरू से हटके वाले में पंचायतों की अवधि। च चम्मच में पंचायत सदस्यों की निहरताएँ। छ छतरी वाला, छ छतरी वाले में पंचायतों की शक्ति, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, तो उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या पूरा ही मिटा दो। नौ अनुच्छेद नंबर 243 का जहाज वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि पंचायतों को टैक्स लगाने की छूट की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 के ज में लिखा हुआ है कि भाई जितनी पंचायतें रहेंगी, जो भी अपने अपने स्तर पे हैं, वो टैक्स लगा सकता है। ग्राम पंचायत ग्राम में टैक्स लगा सकती है। टैक्स कौन कौन से लगते हैं, एक तो लग सकता है बिजली टैक्स लग सकता है, ठीक है। खंबे अम्बे की जो बिजली देते हैं ना अपने, वो लग सकता है। सफाई कर लगा सकते हैं, जल कर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो टैक्स लगते हैं। फिर बाजार टैक्स लगा सकते हैं, जो हाट भराता बाजार भराता ना, तो बाजार, ठीक है। तो अपने अपने स्तर पे टैक्स लगा सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 243 के ज में टैक्स लगाने की छूट, ठीक है ना। 10वां अनुच्छेद 243 झंडे वाला। आर्टिकल नंबर 243 के
6 में लिखा हुआ है कि पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन। इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि ये तो पता अपने को वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग का मतलब ये होता है भैया इसका काम ये रहेगा कि पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये पूरा वित्त आयोग देखेगा। इसके पास ही पूरा पैसा आएगा, खर्च करेगा, ठीक है ना। अब 2 संस्थाएं होती है, एक वित्त आयोग होती है, एक लेखा जोखा देखता है। वित्त आयोग का मतलब सिर्फ पैसे का लेखा जोखा निगरानी रखेगा इस पर, और एक होता है लेखा जोखा रखने वाला जो कि पूरा अपने पास लेखा जोखा रखता है, ठीक है ना। वो अलग चीज़, उससे बाद में आएंगे अपन। अभी वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं, तो इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त आयोग का गठन जो करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ग्राम पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करता है। और ये अनिवार्य है कि जब पंचायत चुनाव होंगे तो पंचायत चुनाव के 1 साल के अंदर, कितने साल? 1 साल, 1 साल के अंदर अपने को वित्त आयोग का गठन होना अनिवार्य है। और ये पूरे 5 साल तक के लिए रहता है। 5 साल का इसको भंग कर दिया जाएगा। मतलब जब तक पंचायत है तब तक वित्त आयोग रहेगा, 1 साल के अंदर उसका गठन होना अनिवार्य है। जब पंचायत खत्म, वित्त आयोग खत्म, फिर से नए का गठन होगा। और इसका गठन कौन करता है? वित्त आयोग का राज्यपाल करता है। राज्यपाल को शक्ति है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 243 के 6 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 इंगे चिंगे का, इया चिया का, क्या बोलते हैं इसको? इया चिया का, चिया चिया का। अनुच्छेद 200 का, इसमें लिखा हुआ है कि पंचायतों का लेखा जोखा रखना। पंचायतों का लेखा जोखा रखना। जो पैसा आ रहा है उस पर निगरानी करने का काम जो है, कितना गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है। ऑडिटर में बोलते हैं ना इसको अपन, ऑडिटर, ठीक है ना। तो ये लेखा जोखा रखने का काम जो है, ऐसा वर्णन है आर्टिकल नंबर 243 के चिया में कि ऐसा होगा। उसका नाम रखा हमने चिया नया, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 243 का टमाटर वाला, 243 का 243 के ट में लिखा हुआ है कि पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब ये होता है चुनाव। पंचायतों के निर्वाचन का मतलब ये होता है कि नियमावली तैयार करना कि पंचायत के चुनाव कब होंगे, तारीख क्या रहेगी, किस दिन उसकी गणना होगी, किस दिन चुनाव डलेंगे, किस दिन रिजल्ट आएगा, ये सब नियमावली, ठीक है ना। पंचायत की क्या क्या रीति रहेगी, तो रीति तैयार करना, चुनाव चिन्ह देना, चिन्ह देते ना अपन, फिर कौन सा चुनाव चिन्ह किसको देना है, ठीक है। और इसकी क्या क्या योग्यता होना चाहिए चुनाव संबंधित, ठीक है ना। तो ये सब वर्णन जो अपने को मिलता है, ये पंचायत का निर्वाचन और निर्वाचन संबंधी जितने भी नियम रहते हैं, ये सब मिलता है अपने को अनुच्छेद नंबर 243 के टर्म में। ऐसा लिखा हुआ है कि पंचायत का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 243 क्या है ये, क्या है, क्या बोलते इसको? ठटरे का, ऐसा बोलते थे ना, भैंस के मुंह में ठटेरा चले आया तो वापस नहीं आता। सुना है कि नहीं? सुना होगा ना। तो ये ठटेरा वाले ही है, ठीक है। इसका यह है कि संघ का राज्य क्षेत्र में लागू करना, संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने का मतलब ये होता है कि कल अपन ने देखा था कि जब संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन में पहले लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, राज्यसभा का राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तो राष्ट्रपति का काम यही खत्म हो गया था। फिर उसके बाद अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री लागू करते हैं, पास करते जाएगी विधानसभा। तो वही है कि भाई संघ ने पास कर दिया तो संघ फिर ये बोलता है कि अपने राज्य क्षेत्र में लागू करो उसको, ठीक है ना। संघ आदेश देता है कि अपने राज्य क्षेत्र में लागू करो, एक बना देगा समय सीमा, कितने समय सीमा में लागू होने चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर
अनुच्छेद 243 ढक्कन का, जो कि तुम सब लोग हो। अनुच्छेद 243 ढक्कन है ना, यही बोलते ना ढक्कन का। ढक्कन का मतलब ये है, ढक्कन का एक रह गया, डमरू रह गया है, डमरू का ये आता ना इसके बाद, ठट्ठरे का डमरू, डमरू का। डमरू का मतलब यह है कि देश के कुछ राज्य में इसको लागू न करना, देश के कुछ राज्य क्षेत्र में लागू न करना। ठीक है, कुछ राज्य क्षेत्र का मतलब ये है कि जो 7 सिस्टर में जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हो गए, एक मिज़ोरम हो गया है, एक हो गया अपना मणिपुर, सॉरी एक मिज़ोरम, एक मेघालय और नागालैंड। मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड।